दोस्तों अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2025 के लिए ज्ञान बिंदु का फुल लेंथ टेस्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस 1 to 4 का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे आपको खान सर का केजीएस का बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप केजीएस खान सर का भी बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ एडिटोरिया का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से बिहार एसआई एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप वीडियो के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप अपना मार्क्स भी जरूर बताइएगा कि आपने 100 में कितना सही किया है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टेस्ट 5 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे? तो किसने किया था? तो ये किया था संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और ये इसमें क्या किया गया था? 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया था। ठीक है, और टोटल 193 देशों ने इसे अपनाया था। कितना देशों ने? 193 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्या पूछ रहा है? सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड लिटन, ये तो गलत है। स्थानीय शासन क्या होगा? लॉर्ड लिटन नहीं होगा, यानी ऑप्शन यही गलत हो गया। सहायक संधि, लॉर्ड ब्लेजली, बिल्कुल सही है। राज अपहरण नीति, लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। साथ ही अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहाँ लगाया था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में लगाया था। साथ ही साथ अगर बात करते हैं स्थानीय शासन, तो लॉर्ड लिटन ने नहीं बल्कि लॉर्ड रिपन ने लगाया था। ठीक है, किसने? तो लॉर्ड रिपन ने लगाया था, यानी ऑप्शन ए ही इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक, यानी दोनों नाटक हैं, तो किनके द्वारा लिखा गया नाटक है? तो ये दोनों नाटक जो लिखा गया, ये लिखा गया भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 का ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? क्या पूछ रहा है? कौन सी राज्य की सीमा जो चीन से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चीन से जुड़ी हुई जो राज्य है उसमें है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो घास के मैदान पर खेली जाती है विंबलडन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से आया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। न्यायिक समीक्षा भी आया है, मौलिक अधिकार भी है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड रिजेक्ट। रिजेक्ट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? एक्सेप्ट। क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, चयन शब्द में, क्या पूछ रहा है? चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। तो चयन शब्द में संधि का जो सही नाम है वो क्या है? तो वो है आपका अयादि स्वर संधि, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करें। तो जो तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक से एक बढ़कर चालाक होना, यानी एक से एक बढ़कर चालाक होना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन असत्य है? गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ये भी सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है।
नेक्स्ट ऑप्शन है इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, हाँ ये भी सही है। और ऑप्शन सी है CO तथा H2 का मिश्रण होता है, ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये सिर्फ हाइड्रोजन के मिश्रण से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टाइग्रिस नदियां बहती है? तो यूफ्रेटस और टाइग्रिस नदियां किस देश में बहती है? तो ये बहती है इराक। किसमें? इराक में बहती है। और ये जो है इराक, इसकी राजधानी कहाँ है? इराक की राजधानी है बगदाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था चार्ल्स विल्किंस ने, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? क्या पूछ रहा है? इसमें से कौन सा जो नियम है वो गैस से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, कितना ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गे लुसाक का नियम और फैराडे का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फैराडे का नियम जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है, ये गैस के नियम से संबंधित नहीं है, बल्कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और गे लुसाक का नियम गैसों से संबंधित है। तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 का ऑप्शन डी। 14 नंबर क्वेश्चन है हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है, यानी जो इंसुलिन नामक हार्मोन इसका उत्पादन शरीर में कहां से होता है? ये होता है पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा सेल से। किससे? तो बीटा सेल से, पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो अधिक होता है। दूसरा है बिजली चमक पहले चमकती है और गर्जन बाद में होता है। आवाज के प्रति हमारी कम संवेदनशीलता या फिर ध्वनि के वेग का अधिक होना। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का वेग अधिक होता है, ठीक। बिजली जब चमकती है तो साथ ही साथ उसके साथ गर्जन भी होता है, तो जो ध्वनि का वेग वो कम होने के कारण क्या होता है, हम लोग इसे बाद में सुन पाते हैं और प्रकाश पहले देख लेते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए 4 माध्यमों में से उस माध्यम को पहचानिए जिससे होकर ध्वनि तीव्रतम गति से यात्रा करती है। तो इसका माध्यम क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन कुछ गलत हमें लग रहा है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी हो जाएगा, क्योंकि ठोस में ध्वनि की जो गति होती है वो तीव्र होती है, ठीक है। ठोस में ध्वनि की गति तीव्र होती है, यानी लकड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा या मानसून से होती है? तो भारत में जो पश्चिमी तट है किस मानसून से वर्षा होती है? तो यहाँ जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण जो वर्षा सबसे पहले केरल के तट पे होती है। कहाँ पे? केरल के तट पे होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है द एंटोनिम्स आर द वर्ड ऑफ। एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट मीनिंग होता है। एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो नदियां गिरती है वो है नर्मदा, ताप्ती, सिंधु, साबरमती, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्या पूछ रहा है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। आप लोग याद रखिएगा, प्रत्येक सेट में आपको समास, लोकोक्ति, मुहावरा मिल रहा है, तो आप लोग इस पे जरूर फोकस कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्जाम में इसे पूछे गए क्वेश्चन छूट ना पाए, ठीक है। तो अभी पूछा द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो इसमें द्वंद्व समास का उदाहरण दिनहीन है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यथाशक्ति, तो यथाशक्ति अव्ययीभाव समास है। पीताम्बर, ये बहुव्रीहि समास है, ठीक है। और ये त्रिफला है, ये द्विगु समास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्या पूछ रहा है कि लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु का इस्तेमाल किया जाता है या फिर प्रयुक्त किया जाता है? तो इसमें किया जाता है जिंक का,
लोहे के ऊपर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है जिसको हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में निम्न में किन किन राज्यों को शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया? इसमें शामिल किया गया असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय व मिजोरम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, जनसांख्यिकीय लाभांश होता है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? जनसांख्यिकीय जो लाभांश होता है ये क्या होता है? ये लाभांश होता है कि 15 से लेकर 59 वर्ष तक की कार्यशील जनसंख्या, 15 से लेकर 59 वर्ष तक की कार्यशील जनसंख्या को हम जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ है, इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो कौन कौन सा दिया हुआ? वैशाली, राजगिरी, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो अगर इसको सही से मिलाएं तो प्रथम जो बौद्ध संगति था ये राजगिरी में हुआ था अजातशत्रु के संरक्षण में, तो पहला हो जाएगा राजगिरी, यानी ऑप्शन 2 पहला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद द्वितीय जो हुआ तो वैशाली में हुआ था, वैशाली में कालाशोक के समय में हुआ था, ठीक है। तृतीय जो है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपको पाटलिपुत्र में अशोक के समय में, ठीक। और लास्ट जो है कश्मीर में हुआ था कुंडलवन में, ठीक। तो पहले हो जाएगा 2, उसके बाद 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, 2, 1, 4 और 3, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी से रोपर भी है, यदि शर्मा ने खोज कर, लोथल भी है, गंगानगर जिले, एक लोथल कहाँ है? अहमदाबाद में भगवानगर नदी किनारे स्थित, कालीबंगा राजस्थान में गंगानगर जिले के घग्गर नदी किनारे स्थित है। ये तीनों जो है किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, जबकि बालाथली ये संबंधित नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो हम लोग पहले कथन देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर खोजेंगे कौन सा जो है सही नहीं है। तो इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, खरीफ ऋतु में ही इसका शुरुआत हुआ था। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में आरंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी सही है। ऑप्शन डी है केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई, बिल्कुल ये गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चावल के साथ साथ गेहूं के उत्पादन में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? क्या पूछ रहा है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, यानी इसके विषय में पूछ रहा है, सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यदि कोई राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। बाकी ऑप्शन बी सही है, गांधीवादी भी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का एक तत्व है, बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। और ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए जो है गलत कथन दिया हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो कथन दिया हुआ है, या न्यायविद नहीं है, प्रस्तावना ना ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही इसकी शक्तियों का निषेध करती है। ऑप्शन सी है प्रस्तावना संविधान का भाग है, और ऑप्शन डी है प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत कथन दिया हुआ है, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, ठीक है। आप लोग बताइएगा प्रस्तावना में एक बार संशोधन करके क्या जोड़ा गया था, ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो 30 का ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो जब जिसमें बीज फलों के भीतर होता है उसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। और बीज फलों के बाहर होता है उसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? श्वेत प्रकाश की जो एक किरण है कांच के प्रिज्म पर आपतित
होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है कौन सा है? तो वो है बैगनी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैगनी सबसे अधिक विचलित होता है और सबसे कम लाल, सबसे कम जो है लाल विचलित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो विडाल टेस्ट जो है ये दर्शाता है टाइफाइड को, यानी टाइफाइड संक्रमण को दर्शाता है, यानी सल्मोनेला टाइफी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, यानी मेसोपोटामिया जो है इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि दो नदियों के बीच का भूमि, तो दजला फरात नदियों के बीच का उपजाऊ धरती को हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कश्मीर घाटी जो है किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? यह है पीर पंजाल और बृहद हिमालय। ठीक है, पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था का सही अंग्रेजी अनुवाद है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है राष्ट्रीय आय क्या है? क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो इसका सही आंसर है क्या? तो हम लोग आंसर देखने से पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य। ठीक है, ऑप्शन ए है। दूसरा है यह 2 साल में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य। ये बिल्कुल गलत है, 2 साल में नहीं बल्कि 1 साल का ही होता है। या 5 साल, ये भी गलत है। और यह 1 वर्ष में देश के बाहर निर्मित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य, ये भी गलत है। देश के बाहर नहीं बल्कि देश के अंदर ही। ठीक है, तो यह 1 वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय का जो मूल्यांकन है वो किया जाता है एनएनपी बराबर होता है जीएनपी, उसमें मूल्य ह्रास। ठीक है, जीएनपी में मूल्य ह्रास को घटा के हम लोग एनएनपी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कर सकते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत में जो वित्तीय वर्ष है ये कब से शुरू होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? क्या पूछ रहा है? सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला विकिरण कौन है? ऑप्शन दिया हुआ है एक्स किरणें, बीटा किरण, गामा और अल्फा किरणें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गामा किरणें। इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बाद में देख लेंगे, हम आपको आंसर ही बता देते हैं। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर देखिएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है निम्न में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो ये होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 के कारण, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है। तो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एडिथ्रोज, जाइलोज और मैनेज। ठीक है, मैनोज, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल, ऑप्शन ए है समान दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, समान दिशा में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, या फिर विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल जो है ये क्या करता है? तो बल और जो प्रतिबल है ये विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है
45 पे किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो किसने कहा है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। किसका कथन है? तो कार्ल मार्क्स का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफी बेहतरीन प्रश्न है। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम 2-3 सेकंड का समय लेते हैं, आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताते हैं। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम बताते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व स्वामित्व का होता है। किसका स्वामित्व होता है? व्यक्तित्व का। जिस व्यक्ति का पूंजी होता है उसी का इस पे स्वामित्व होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा है। और किस इसकी बैठक में कौन शामिल हो सकता है? तो राष्ट्रपति शामिल हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा ही इसे बुलाया भी जाता है संयुक्त अधिवेशन को। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि 1961 में जो पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावलंबी के स्थान पर हराया था? तो कौन सा अधिकारी था? तो थॉमस बेस्ट था। कौन था? थॉमस बेस्ट। ये कब हराया था? तो 1611 ईस्वी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। प्रथम सूची में दिया हुआ है प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में हुआ था। 1746 1748 के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ था? एक्स्ट्रा सापेल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था, यानी ए का 4। ठीक है, तो एक ही मिल गया, इससे आप लोग आंसर खोज सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? तृतीय जो कर्नाटक युद्ध, इसमें पेरिस की संधि से अंत हुआ था। ये युद्ध जो पेरिस की संधि से अंत हुआ था, यह हुआ था 1756 से 63 में। ठीक है, कब? 1756 से 63 में। ठीक, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये हुआ था 1749 से 54, जो और निर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध जो था, इसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। ठीक है, चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो कौन सा युद्ध था? यह था बक्सर की लड़ाई। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। और हेक्टर मुनरो ने क्या किया था? अवध के नवाब, ठीक, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह सालम द्वितीय तीनों को पराजित किया था। अवध का नवाब सुजाउद्दौला का, बंगाल के नवाब मीर कासिम को। ठीक है, इन तीनों नवाबों को पराजित किया था किसने? हेक्टर मुनरो ने। और यह हुआ कब था? तो 22 अक्टूबर 1764। प्लासी की युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। 23 जून 1757। और मैसूर जो तीसरी लड़ाई, अभी जस्ट इसके बारे में चर्चा किए थे हम लोगों ने, 1767 से 1769 मैसूर की तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। तो 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान। कौन था? तो टीपू सुल्तान था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो किस गवर्नर जनरल पर चलाया गया? तो ये चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पे। किस पे चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। चलिए ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 53। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ में किए गए जाने से संबंध था या थे? तो भारत में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था या रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इसमें टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड दोनों की भागीदारी थी। और यह 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। कब? 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन 2 और 3 इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था?
तो अंग्रेजों से संघर्ष किसने किया था 1857 ईस्वी में? तो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहादत खान ने किया था। किसने? शहादत खान ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया हुआ है समाचार दर्पण, मिरात उल अखबार, केसरी और यंग इंडिया। ठीक है। सूची 2 में नाम दिया हुआ है राजा राम मोहन राय, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, जेसी मैर्समैन। तो कह रहा है इसको मैच करने के लिए, चलिए मैच करते हैं। यंग इंडिया गांधी जी द्वारा लिखा गया है, ठीक है, यानी डी का 3 हो जाएगा। केसरी बीजी तिलक द्वारा, मिरात उल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा, और समाचार दर्पण जो ये है जेसी मार्समैन के द्वारा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? क्या पूछ रहा है? योग महोत्सव 2025 का जो आयोजन है कौन सा शहर में किया जाएगा? ये किया जाएगा नासिक महाराष्ट्र में। कहां पे किया जाएगा? नासिक महाराष्ट्र में किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि एआई एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन सा देश कर रहा है या कौन सा देश मेजबान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जल स्थिरता सम्मेलन जो है 2025 ये किया गया है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य से संबंधित है? तो 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता जो है विनोद कुमार शुक्ला ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61। किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2025 की मेजबानी की है? हो जाएगा खान क्वेस्ट 2025 जो है इसका आयोजन किया गया मंगोलिया के उलान बटोर में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पीएमजीपी किस मंत्रालय द्वारा प्रबंधित एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है? तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो ये किसके द्वारा दिया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 63 है, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये बन गया है दीव, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। आपसे निवेदन है वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? क्या पूछ रहा है? कौन सा रोग विषाणु जनित है? ऑप्शन दिया हुआ है प्लेग, एड्स, तपेदिक और टिटनेस। तो प्लेग, तपेदिक और टिटनेस जीवाणु से होने वाला है, जबकि विषाणु से एड्स होने वाला है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है यह है संबंधित ग्लोबल वार्मिंग से, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है, समान नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, पसीने में समानता उपस्थित खनिज लवण होता है। तो पसीने में जो समानता खनिज लवण क्या होता है? वो होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप है। तो आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद हो जाएगा
359 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 359 के तहत क्या है, राष्ट्रपति को किसी अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, ही इज गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम्स, तथा इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो इसका हिंदी रूपांतरण होगा, वह पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? क्या पूछ रहा है, कपास के रेशों का प्रयोग करके कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, द्वितीयक क्षेत्र। किसमें आता है? द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में वानिकी, पेड़ पौधा, इस सबसे उत्पन्न वस्तुएं, सेवाओं को शामिल किया जाता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, 1919 से 1922 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंधों में अध्ययन रहते थे? तो कौन थे? तो कबीर दास थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? तो किसने खोजा है? तो इसे खोजा है कोपरनिकस ने। किसने? तो कोपरनिकस ने खोजा है। ठीक है, 75, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। इसे कैसे समझाया जा सकता है? इसे समझाया जा सकता है जमा राशि का अंश जो बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो कब किया गया था? यह किया गया था 3 फरवरी 1916 को, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 फरवरी 1916 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो बाल दिवस दिन 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन किनका जन्म हुआ था? चाचा नेहरू, यानी जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जयंती में गांधी जी का जन्म हुआ था। शिक्षक दिवस में सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जबकि विज्ञान दिवस दिन किसी का जन्म नहीं हुआ था। 28 फरवरी विज्ञान दिवस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, उत्पाद विधि द्वारा, यानी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। व्यय विधि द्वारा भी आकलन किया जाता है, आय विधि द्वारा भी, उत्पाद विधि द्वारा भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, काफी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो आप लोग को बताना है। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी जिनके समय में ये क्या किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे या थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, गणनावाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? तो गणनावाचक उपयोगिता है उसके दृष्टिकोण से कौन सी जो मान्यता नहीं होती है वो क्या है? तो वो होता है उपभोक्ता की अविवेकशीलता, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता की अविवेकशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में चुनाव प्रणाली का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 से 329 में है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस भाग में है? तो भाग 15 में है, भाग 15 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ आयरन, क्रोमियम, निकेल और टंगस्टन। तो कौन सा जो तत्व वो मौजूद नहीं होता है स्टेनलेस स्टील में? तो वो है टंगस्टन, मौजूद नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 है, यूरिया का रासायनिक नाम है। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम वो क्या है? कार्बामाइड, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइड है। चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। तो बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो ये बांध जो स्थित है ये है जमुई जिला में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नवादा में कौन सा है? तो काकोलत है। ठीक है, 86 है, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो भारत में जो कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य वो है झारखंड, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1942 में गांधी जी द्वारा क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में, खिलाफत जो आंदोलन था ये कब? तो खिलाफत आंदोलन भी 1930 में चालू किया गया था। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कब? तो ये चला गया था 1930 ईस्वी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमिलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि का नाम दिया हुआ है, दूसरे साइड राज्य दिया हुआ है, तो पूछा कौन सा सुमिलित नहीं है? दीपा छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है, पामलू मणिपुर ये गलत है, यानी ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। झूम असम बिल्कुल सही है, बेवर बिहार सही है, यानी पामलू जो है मणिपुर ये गलत है। ठीक है, मणिपुर में हम लोग झूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर है, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? तो अशोक के जो प्रस्तर अभिलेख थे ये धर्म के प्रतीक थे, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, निर्णायक मत है। तो निर्णायक मत कब होता है? जब दोनों पक्ष सहमत यानी टाइड हो तो निर्णायक मत दिया जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, पिता और माता की औसत मासिक आय, यहाँ आयु दिया हुआ है, यहाँ आय होगा, आय 5000 रुपए है। माता और उसके बेटे की औसत मासिक आय 6000 रुपए है। पिता और उसके पुत्र की औसत मासिक आय देख लेते नीचे और क्या दिया हुआ है, 10,000 रुपए है। पिता की मासिक आय रुपए में ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाई 6:5 के अनुपात में है, तो उनके आधारों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 10:9। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा 10:9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक बटन का माध्य 18 और मानक विचलन 4.5 है, विचलन गुणांक का मान क्या होगा? तो विचलन गुणांक जो है इसका मान क्या होगा? इसका मान होगा 25%। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 94 है, किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई, बाद में नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी गई। यदि अब वस्तु का मूल्य ₹1 है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या था? जिसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, रामू और सोमू की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनके व्यय यानी खर्च का जो अनुपात है 7:6 है। तो महीने के अंत में रामू और सोमू क्रमशः 1500 रुपए और 1000 रुपए बचाते हैं, तो रामू की मासिक आय कितनी होगी? तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12,000 रुपए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 96। तो 96 में दिया हुआ है क्वेश्चन कि यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में साइन a + b = 1 दिया हुआ है तो cos a = 1/2 हो तो cot c - b का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/√3। ठीक है, 97 है, समीकरण ax² + cx + b = 0 का विविक्तर क्या होगा? तो विविक्तर जो है वो क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, c² - 4ab। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 का आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 98 का जो है ऑप्शन ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 हो जाएगा। और 99, क्वेश्चन नंबर 99 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2/3। और लास्ट क्वेश्चन जो है
माध्यक और बहुलक का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा, तो इसको अगर सॉल्व करते हैं इसका आंसर आ जाता है हम लोगों को क्या, इसका आ जाता है 72। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाता है। तो फाइनली आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक जरूर करना है तथा साथ में इस सेट के बीच में अगर पूछे गए प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना है, या फिर अपने किसी भी यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी ग्रुप में आपको इसको एक शेयर जरूर कर देना है। तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। तब तक आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।